यार लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि हम जो मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे वो किस पे कर रहे थे, नोडल एनालिसिस पे। एक दो क्वेश्चन नोडल एनालिसिस पे चेक करो, फिर अपना लास्ट टॉपिक पोटेंशियोमीटर करके इसके सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। यार नोडल एनालिसिस में मैंने आपको बोला था कि बेसिकली किरचॉफ रूल की तरह ही है कि जब भी आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाओगे तो आप हमेशा पोटेंशियल्स को नेगेटिव में मार्क करोगे। अगर आप लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाओगे तो इसको आप किस में मार्क करोगे? पॉजिटिव में मार्क करोगे। नोडल एनालिसिस की हेल्प से हम बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन ये खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की, कि हमें इस टाइप का एक सर्किट डायग्राम गिवन है। यहां पे बैटरी कनेक्टेड है एक 10 वोल्ट की, यहां पे एक रेजिस्टेंस 5 ओम्स, यहां पे एक बैटरी कनेक्टेड है 20 वोल्ट की, और यहां पे एक बैटरी कनेक्टेड है अगेन 10 वोल्ट की। यहां पे एक रेजिस्टेंस 2 ओम्स। कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। हमें करंट कैलकुलेट करना है कि हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। नोडल एनालिसिस की हेल्प से कैलकुलेट करना है। सर राइट वाली बैटरी की पोलैरिटी क्या है? राइट वाली बैटरी की, इसकी पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है। ओके। नेगेटिव टर्मिनल ऊपर, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे। तो चलो स्टार्ट करो, मेरे को बताओ कौन सी बैटरी से स्टार्ट करना चाहते हो? 10 वाली से, सेंटर वाली से, या लेफ्ट वाली से? काव्य कौन सी बैटरी से स्टार्ट करा है तुमने? सर अभी शुरू ही कर रहा था। ठीक है, डन। टाइम लो करो इसको। भाई अल्टीमेटली हमें चाहिए करंट फ्लोइंग इन द ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। तो यार नोडल एनालिसिस के हेल्प से मैंने आपको बताया था, ये अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो इधर पोटेंशियल कम आना चाहिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इधर पोटेंशियल ज्यादा आना चाहिए, और अल्टीमेटली डिफरेंस आपका 10 का मेंटेन रहना चाहिए। तो नीचे आप कितना लिख दोगे? नीचे आप लिख दोगे 10 वोल्ट, ऊपर कितना लिख दूं मैं? सर हाँ बोलो। सर टॉप वाली ब्रांच में 4 एम्पियर और नीचे वाली ब्रांच में 0। बिल्कुल चेक कर लेता हूं मैं भी। तो यार ये वाला हो गया 0, ये हो गया 10। सिमिलरली अगर ये वाली बैटरी है, इसका लो पोटेंशियल आपने 0 लिया है, तो इसका हाई पोटेंशियल भी 10 होगा। फिर ये 20 वोल्ट का है, तो मेरे को बताओ इधर पोटेंशियल कितना लिखूं जिससे डिफरेंस 20 का बना रहे? 30। 30। बिल्कुल सही। अब यार बस हो गया सब कुछ कैलकुलेट। इधर हमें पता है हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है, तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो 30 - 0 बाय रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा हमारे पास 6 एम्पेयर्स। तो इधर करंट फ्लो कर रहा है 6 एम्पेयर्स। इधर 10, इधर भी 10। मतलब भैया इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो बेसिकली ऊपर वाली ब्रांच से कर रहा है। चेक करते जाओ चीजें क्लियर हैं या नहीं। यस। यस सर। डन, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? यस सर। चलो डन। ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सादा सा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या किया, वायर को प्रीवियस ईयर से करा रहा हूं, वायर्स को स्ट्रेच किया हमने, और हमारे लेंथ में चेंजेस बन रहे हैं 0.1% लॉन्गर। भाई चेक कर लो फिर से। हमने वायर को स्ट्रेच किया, कितना परसेंटेज चेंज किया है लेंथ में? 0.1% लॉन्गर किया है। आपको बताना है कि इसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। भैया ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 0.05%। ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 0.2%। ऑप्शन सी, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 0.2%। और ऑप्शन डी, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 0.05%। भाई सब लोग आंसर्स बताते जाना। ये भी हमने यार कल ही डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। मतलब रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब हम स्ट्रेचिंग की बात करेंगे तो हमें पता है स्ट्रेचिंग के केस में सेम टाइम पे जब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो एरिया डिक्रीज होगा। तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डैश स्क्वेयर। फिर परसेंटेज में चेंज करना है,
तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 शुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। तो मेरे को बताओ कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा, 2 इंटू 0.1%, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2%। 0.2%। क्या भैया सबने ये कैलकुलेट कर लिया था? भाई लो रिस्पॉन्स, जल्दी बताओ, सबने कैलकुलेट कर Yes, लिया sir. था? डन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलो आ जाओ अब नए कॉन्सेप्ट पे और फिर उसके बाद नए क्वेश्चन पे भी। यार एक चीज बताओ, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सबसे पहले रिलैक्सेशन टाइम बताओ, रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ता है? इन डिक्रीज करता है। भाई वेरी गुड। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं, सबसे पहले रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कि जो हमारे चार्जेस आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम। आई रिपीट, चार्जेस कोलाइड कर रहे हैं, जब वो मूव करेंगे तो उनके बीच के सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो याद रखना ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? भैया सब, increase. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय M इंटू रिलैक्सेशन टाइम। भैया छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, याद रखो। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिड्यूस होगा। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है तो भाई याद रखो हमारे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स कोलाइड करते जा रहे हैं। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करने का मतलब क्या है? कि चार्जेस फटाफट कोलाइड कर रहे हैं। चार्जेस फटाफट कोलाइड कर रहे हैं तो यार उसको ज्यादा डिफिकल्टी आएगी ट्रैवल करने में, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो अब हमें यही कैलकुलेट करना है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। तो यार फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा? आप सबको फाइनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर? R naught into 1 plus alpha. अरे भाई वेरी गुड। रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू आर नॉट, मतलब रेजिस्टेंस एट बेस टेम्परेचर 0 डिग्री या रूम टेम्परेचर, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पे अल्फा होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। सिमिलरली इस फॉर्मूले से अगर मैं अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? भाई अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल्टा आर बाय आर डेल्टा टी। चेक करके बताते जाओ, इसमें भी कोई दिक्कत? No, sir. डन। एरी तुम्हारा ही शायद से लैग कर रहा है यार, बाकी लोग कंफर्म करो क्या मेरा लैग कर रहा है वॉइस वगैरह? No, No. sir. No, ठीक है। sir. एरी फिर तुम्हारे ही नेटवर्क में इश्यूज हैं। तो यार इस फॉर्मूले के पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने की, ये भी हमारा मेंस 11 का क्वेश्चन है, चेक कर लो एक बार। यार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है एक बल्ब का। ये रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम्स, और ये रेजिस्टेंस कब है? एट 100 डिग्री सेल्सियस। रिपीट कर रहा हूं, एक बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है कि इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें गिवन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 0.005 पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि यार इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एट टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। क्वेश्चन है कि इसका रेजिस्टेंस 200 ओम्स कितने टेम्परेचर पे होगा, हमें फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। चेक करो क्वेश्चन क्लियर? Yes. Yes, डन। sir. तो भैया सिंपल यही वाला फॉर्मूला यूज करो, अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट डेल्टा टी। कैलकुलेट करो डेल्टा टी की वैल्यू कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, और उससे फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे ऑप्शंस लिख रहा हूँ, फटाफट बताना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 500 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, थर्ड 300 डिग्री सेल्सियस, एंड फोर्थ दैट इज 400 डिग्री सेल्सियस। गुड यार काव्य, गुड। काव्य सॉल्व कर रखा था क्या पहले से, इतना फटाफट आंसर दे दिया? सर जैसे जैसे आप बता रहे थे मैं साथ में ठीक है डन, बढ़िया यार।
चलो ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। मानसी और काव्य भाई आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। यार अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 0.05, डेल्टा आर, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो आ जाएगा 100 ओम्स, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एट द बेस टेम्परेचर, ये हो गया 100, इनटू मेरे को डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। तो यार डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, एक मिनट चेक कर लो, मैंने शायद से कुछ गलत लिख दिया है। अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू, ठीक है, दैट इज अल्फा, ठीक है, डन। तो यार डेल्टा टी की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय 0.05। यार इसको सॉल्व करो, चेक करके बताओ डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 1000 डिवाइडेड बाय 5। 1000 डिवाइडेड 5 का मतलब कितना हो गया, ये 200 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 200 डिग्री सेल्सियस तो चेंज इन टेम्परेचर आया है, मेरे को तो फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 300 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा जा रहा है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। डन, बढ़िया भैया, ये क्वेश्चन भी हो गया, बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. चलो डन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मैंने आपको कल ही कराया है, मतलब सेम क्वेश्चन ही है, चेक करो। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमने लिया है एक व्हीटस्टोन ब्रिज और उसको बेसिकली मीटर ब्रिज में हमने कन्वर्ट किया है। हमने लिया व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें मीटर ब्रिज में कन्वर्ट किया है। भैया इसने कहा कि हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम गिवन है कि एक रेजिस्टेंस हमारे पास कनेक्टेड है P, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है Q, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है R। वेयर दूसरी साइड फोर्थ आर्म में हमारे पास दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं पैरेलल में, S1 एंड S2। ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। यार आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, आपको ये बताना है। चलो ट्राई टू सॉल्व। ऑप्शंस दे देता हूं आपकी हेल्प के लिए। भाई पहला ऑप्शन गिवन है P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R इंटू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 2S1 S2। भाई ये क्वेश्चन कल ही किया है ऑलमोस्ट, सेम देखो पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है। R डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, सी P बाई क्यू इज इक्वल्स टू 2R डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, और ये लास्ट P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R इंटू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 S2। क्या बात है, बड़ी फटाफट आंसर निकाल दिया, गुड काव्य, बढ़िया। एरी एक बार फिर से अपने कैलकुलेशंस चेक करो, अक्षिका मानसी सही है, काव्य सही आंसर, सर समझ गया, वो ठीक कल है। से। हाँ थोड़ा सा एक बार चेक कर लो फिर से। भाई बिल्कुल सही, बढ़िया। चलो तो भाई मैं सॉल्व कर देता हूं। हमें पता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन होनी चाहिए P बाय क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू R बाय S। लेकिन बस अब इधर S की जगह क्या हो जाएगा, S इक्वलेंट हो जाएगा और कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास P बाय क्यू इज इक्वल्स टू R। यार जब दो रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल में होते हैं तो यार इन दोनों का इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली 1/S1 प्लस 1/S2। तो डायरेक्टली सॉल्व करूंगा तो इन दोनों का R इक्वलेंट आ जाएगा S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। चेक कर लो अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। भाई P बाई क्यू इक्वल्स टू R S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 S2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कर रहा है ऑप्शन डी। किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई, भाई आगे बढ़ सकते हैं। यस। चलो डन, लेट्स प्रोसीड। अब यार ये सब क्लियर है तो आ जाओ एक लास्ट चीज पे, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। और मैंने देखा है वैसे मोस्टली हीटिंग इफेक्ट पे एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है।
मतलब काफी रिपीटिव सा है, हीटिंग इफेक्ट पे आता ही आता है क्वेश्चन। यार हीटिंग इफेक्ट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई भी एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं मैं और इससे हम करंट को फ्लो करा रहे हैं, कोई भी एक रेजिस्टेंस लिया, इससे करंट को फ्लो कराया, तो भाई डेफिनेटली ये वायर हमारा हीट अप हो जाएगा, एनर्जी लॉस होंगे। और वो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग? आई स्क्वेयर आई आर स्क्वायर आर टी। टी। लेकिन अब इस पे क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे कैसे? भाई इस पे क्वेश्चन आएंगे हमारे पावर कंज्यूम्ड और पावर रेटिंग के बेस पे। इस पे क्वेश्चन मोस्टली ये भी आएगा कि भैया हमारा जो पावर है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के लिए। तो भाई आओ चीजों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो भाई मेरे को बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर कंज्यूम्ड एंड पावर रेटिंग? इनमें डिफरेंस क्या होता है? पावर कंज्यूम्ड एंड पावर रेटिंग। यार अगर मैं कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस कुछ भी खरीद के लेके आ रहे हो, इसके ऊपर कुछ ना कुछ रीडिंग लिखी होती है। सपोज इसके ऊपर रीडिंग लिखी है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट्स, इस तरीके से कुछ ना कुछ सपोज रीडिंग लिखी हुई है। तो यार ये जो रीडिंग होती है ये इसकी पावर रेटिंग। पावर रेटिंग का मतलब है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यूज गिवन है। जैसे ये बल्ब मैक्सिमम कितने वोल्टेज पे आप इसको रन करा सकते हो? भैया मैक्सिमम वोल्टेज 220 पे इसको रन करा सकते हो। अगर आपने इस बल्ब को इससे ज्यादा वोल्टेज पे कनेक्ट कर दिया तो फिर ये बल्ब क्या हो जाएगा? ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. सिमिलरली ये 100 वॉट्स क्या है? भैया 100 वॉट्स का मतलब कि ये मैक्सिमम इतनी ब्राइटनेस या मैक्सिमम इतनी पावर कंज्यूम कर सकता है। इससे ज्यादा पावर कंज्यूम या इससे ज्यादा पावर ब्राइटनेस नहीं दे सकता 100 वॉट्स। लेकिन ये 100 वॉट्स मिलेंगे कब? ये 100 वॉट्स तब मिलेंगे जब इस बल्ब को मैं 220 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूं। लेकिन सपोज अगर इस सेम बल्ब को मैं कनेक्ट कर रहा हूं किसी एक बैटरी से, और सपोज ये बैटरी का मैंने वोल्टेज दे दिया आपको 110 वोल्ट, तो मेरे को बताओ क्या अब ये 100 वॉट्स जितना पावर कंज्यूम करेगा, उससे ज्यादा कंज्यूम करेगा या उससे कम कंज्यूम करेगा? हम Come. भाई बिल्कुल। जब मैं इसको मैक्सिमम वोल्टेज पे रन ही नहीं करा रहा तो ये मैक्सिमम पावर भी नहीं देगा। तो ये 100 वॉट से कुछ ना कुछ कम पावर को कंज्यूम करेगा, 100 वॉट से कम पावर को कंज्यूम करेगा। तो हमारा टारगेट यही होता है कैलकुलेट करना कि ये एक्चुअल में कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। टारगेट समझ में आ गया? Yes, sir. डन। भाई सीधी सीधी बात है, पावर कंज्यूम्ड कैलकुलेट कैसे करोगे? मेरे को बताओ, इधर मैंने एक ही बल्ब कनेक्ट किया है या मल्टीपल बल्ब्स कनेक्ट किए हैं? इधर मैंने एक ही बल्ब कनेक्ट किया है। तो जब मैं एक ही बल्ब कनेक्ट कर रहा हूं तो यार पावर कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला हो सकता है आई स्क्वेयर आर, इससे मन करे इससे कैलकुलेट कर लेना। दूसरा फॉर्मूला वी स्क्वेयर बाय आर, इससे मन करे इससे कैलकुलेट कर लेना। जहां पे वी कौन सा वी होगा? जिससे आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है। और एक और फॉर्मूला कौन सा होता है? P इज इक्वल्स टू वी आई। अब मोस्टली पहले दो फॉर्मूले ही सबसे ज्यादा यूज करोगे। तो अब मेरे को चाहिए होगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? भाई मेरे को मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है, मैक्सिमम पावर गिवन है, यही वाला सेम फॉर्मूला यूज करूंगा और मैं इससे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। लेकिन इधर वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होना चाहिए? रेटिंग वाला वोल्टेज होना चाहिए। स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लेना। भाई मैंने कहा सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे किसी भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? उसकी पावर रेटिंग की हेल्प से। जितना वोल्टेज उसकी पावर रेटिंग पे गिवन है उतना वोल्टेज लूंगा, जितना पावर उसकी पावर रेटिंग पे गिवन है उतना पावर लूंगा, यहां पे भी पावर रेटिंग लिख देता हूं। उससे रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, फिर आपने इसको कितनी वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है वो वाला वोल्टेज लो, सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, पावर कंज्यूम्ड आ जाएगा। चेक कर लो, स्टेप्स क्लियर हो गए ये वाले? Yes, sir. डन। यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ता हूं और फिर इस पे क्वेश्चंस कराता हूं। सर कंज्यूम्ड के लिए भी सेम आर ऐसे हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी। हाँ, क्या क्या? दोबारा दोबारा दोबारा।
भाई शायद से तुम कंफ्यूज हो गए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, चेक कर लेना। ऐसा करता हूँ ना, आपको एक न्यूमेरिकल से समझाता हूँ तो ये थोड़ी चीजें क्लियर होगी। एक बार देख लो फटाफट, 2 मिनट ही लगेंगे। यार सपोज मैंने कहा ये बल्ब है, सेम वही वैल्यूज ले रहा हूं मैं, कि चलो 220 वोल्ट और इसको ले लो 110 वोल्ट। ये सपोज रीडिंग गिवन है। तो सबसे पहले ये बल्ब मैंने किसी चीज से कनेक्ट ही नहीं किया, फिर भी इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही ना। तो सबसे पहले आप इसका रेजिस्टेंस निकाल लोगे। तो मैंने बोला रेजिस्टेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वेयर बाई पी। यहाँ पे ये वी और पी कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, रेटिंग वाली वैल्यूज होनी चाहिए, जो रेटिंग गिवन है। तो वी स्क्वायर हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। यार क्या आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे, कितना आ गया ये, 440 ओम्स। चेक करके बताओ यार, यहां पे कोई डाउट आया पहले? नो सर। डन। अब मैंने क्या किया, इस बल्ब को मैं किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं। बैटरी मैंने लिया 110 वोल्ट की। तो भाई डेफिनेटली ये इतना वोल्टेज मेरे को नहीं देगी, ये इतना पावर नहीं देगी। तो अब पावर कंज्यूम्ड कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला, वी स्क्वेयर बाय आर। लेकिन अब की बार इधर वी कौन सा होना चाहिए, सप्लाई का होना चाहिए, जिससे मैंने कनेक्ट किया है। तो पावर कंज्यूम्ड निकालूंगा 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 440। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110/4। जो भी आंसर है इसको सॉल्व करके लिख देना। एरी चेक करो, स्टेप्स क्लियर है? यस सर। डन। भाई जैसे नोट डाउन हो जाए बता देना, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ। Done, sir. डन, चलो। सर मैं पूछ रहा था कि अगर आर कंज्यूम्ड में पूछा हो तो भी 20 के पी कर देंगे? हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस, देखो यार एक चीज याद रखो, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म। जैसे मैं मार्केट से कोई एक बल्ब लेके आया, अब चाहे तुम इस बल्ब को कनेक्ट करो या मत करो, इसका रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो ओके रेजिस्टेंस सर। कैलकुलेट करने के लिए चाहे तुम ये राइट साइड पावर कंज्यूम्ड वाला फॉर्मूला यूज करो या पावर रेटिंग वाला फॉर्मूला यूज करो, कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अल्टीमेटली सेम रहेगा। रेजिस्टेंस चेंज कब होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज कराने पे चेंज होता है, लेकिन इधर मैं टेम्परेचर चेंज नहीं करा रहा हीटिंग इफेक्ट में। डन, ओके सर। बढ़िया। चलो अब आ जाओ इसी पे नेक्स्ट चीज में, क्या है यार, अगर मैं मल्टीपल बल्ब्स लेके आया हूं और इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं, तो अब सीरीज के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा बस ये हल्का सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ध्यान देना। भैया सबके लिए है ना पावर रेटिंग गिवन होगी, सबके लिए पावर रेटिंग गिवन होगी, तो क्या पावर रेटिंग के हेल्प से आप सबका रेजिस्टेंस निकाल लोगे। आपने सबका रेजिस्टेंस निकाल लिया, ये सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, मतलब रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, भैया R1 प्लस R2 प्लस R3। चेक करके बताओ यहां तक के स्टेप में कोई डाउट? No, sir. डन। नो सर। अब सीरीज के केस में जब मेरे को ये कैलकुलेट करना हो कि भैया इंडिविजुअल पावर कितनी कितनी कंज्यूम हो रहा है, ये कितनी पावर कंज्यूम्ड कर रहा है, ये कितनी पावर कंज्यूम्ड कर रहा है, और ये कितनी पावर कंज्यूम्ड कर रहा है, तो देखो उसको कैसे कैलकुलेट करूंगा। मैं लिखूंगा पावर कंज्यूम्ड PC1। यार सीरीज के केस में करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो इधर मैं करंट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। करंट वाला फॉर्मूला मतलब पहला वाला फॉर्मूला। तो इस केस में मैं यूज करूंगा I²R1। और R1 आपने कैसे निकाला होगा, R1 आपने निकाला होगा V²/P, जहां पे ये V और P कौन सी वैल्यू लिखी होगी आपने, रेटिंग वाली लिखी होगी। एक बार चेक करके बताओ यहां तक के स्टेप में कोई डाउट है? No, sir. बढ़िया। अब इससे मेरे को क्या इंफॉर्मेशन पता चली कि पावर कंज्यूम्ड और पावर रेटिंग ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस यही चीज याद रखना कि सीरीज के केस में पावर कंज्यूम्ड और पावर रेटिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए हम सीरीज कनेक्शन यूज नहीं करते घर में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 बल्ब लेके आया मार्केट से और मैंने इन तीनों बल्ब को कनेक्ट कर दिया। ये बल्ब है सपोज 10 वॉट्स का, ये बल्ब है 20 वॉट्स का, और ये बल्ब है 50 वॉट्स का। तो मेरे को बताओ सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कौन करेगा, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस 10 कौन शो watt, करेगा? 10 10, watt.
वेरी गुड। तो उल्टा हो रहा है, एक्चुअल में 50 वॉट्स वाला ज्यादा ब्राइटनेस करना चाहिए कायदे से तो, लेकिन इधर उल्टा हो रहा है। इधर बल्ब 1 की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, फिर बल्ब 2 की, और सबसे कम ब्राइटनेस बल्ब 3 करेगा। तो इसलिए सीरीज कनेक्शन यूज नहीं करते, बिकॉज इसमें उल्टा होता है। और सीरीज के लिए आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, बिकॉज करंट कांस्टेंट होता है, इसलिए। डन सर। डन। नेक्स्ट यही चीज फटाफट अब समझाऊंगा नहीं, थोड़ा सा आपको क्लियर कट आइडिया मिल ही जाएगा। पैरेलल, कि यार मैंने मल्टीपल बल्ब्स लिए और इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, तो फिर से वही करोगे, रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 कैलकुलेट कर लोगे, R इक्वलेंट निकाल लोगे। R इक्वलेंट निकलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से करके। उसके बाद क्या करोगे कि यार पावर कंज्यूम्ड निकालोगे। तो जब मैं इधर पावर कंज्यूम्ड निकालूंगा ना, तो पैरेलल में कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, करंट या वोल्टेज? वोल्टेज। वोल्टेज। वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो इधर पावर कंज्यूम्ड में आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज V स्क्वेयर बाय R वाला, V स्क्वेयर बाय R। अब यहाँ पे R की वैल्यू लिखनी है, तो R की वैल्यू लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V स्क्वेयर, और R की जगह हो जाएगा ये हमारा V स्क्वेयर बाय P। याद रखना ऊपर वाला V और नीचे वाला V अलग है। ऊपर वाला V कौन सा है, सप्लाई वाला। नीचे वाला V कौन सा है, और P कौन सा है, पावर रेटिंग वाला। आई होप सबको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा यार, दिक्कत तो नहीं आ रही। नो। डन। तो इधर आपको क्या पता चला कि पावर कंज्यूम्ड और पावर रेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे पिछले वाला ही एग्जांपल ले लूं, 10 वोल्ट और ये 10 वॉट्स, 20 वॉट्स, 50 वॉट्स, तो अब की बार कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, 50 वॉट्स वाला। बिल्कुल सही। इसको कंप्लीट कर लो, इस पे एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, चेक करते हैं आपको समझ में आया नहीं आया। डन सर। डन। चलो बढ़िया। shit। भाई 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक मेंस लेवल का और एक एडवांस लेवल का, चेक करना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 हीटर्स हैं। हीटर 1, इसकी मेरे को रेटिंग क्या गिवन है, इसकी मेरे को रेटिंग गिवन है 200 वॉट्स, सॉरी 200 वोल्ट, 300 वॉट्स। और दूसरा हीटर हमें गिवन है, उसकी पावर रेटिंग 200 वॉट्स एंड 600 वोल्ट। ये 2 हीटर है, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है सीरीज में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और मेंस का सप्लाई हमें वोल्टेज सप्लाई गिवन है, वोल्टेज सप्लाई इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट, सीरीज में कनेक्टेड है। हमें क्या बताना है कि भैया हीटर 1 कितना पावर कंज्यूम्ड कर रहा है और हीटर 2 कितना पावर कंज्यूम्ड कर रहा है, और इन दोनों का रेशियो बताना है। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। जब ये कैलकुलेट हो जाए तो फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतने आपके लिए और क्वेश्चंस मैं फटाफट ढूंढ लेता हूं। भैया ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके मेंस 2012 में। यार जैसे मैंने बताया, स्टेप्स वही फॉलो करते जाना। सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, हीटर 1 का रेजिस्टेंस कितना है और रेजिस्टेंस 2 कितना है सेकेंड हीटर का। भाई रेजिस्टेंस 1 V स्क्वेयर बाय P, वोल्टेज हमें गिवन है 200, पावर हमें गिवन है 300। सिमिलरली इधर हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय पावर दैट इज 600।
जरा यार कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन में ही छोड़ देना, नो नीड टू कैलकुलेट इन डेसिमल्स। डेसिमल में वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हम, फ्रैक्शन में बल्कि कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। ये हो गया 400/3। नीचे कितना आ रहा है? नीचे आ रहा है 400/6। 400/6 का मतलब 200/3। क्या सबने यहां तक कंप्लीट कर लिया है? यस सर। Yes, sir. डन। अब ये देखो, ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो आप आर इक्वलेंट निकालो R1 + R2 करके। तो यार ये हो जाएगा 400/3 + 200/3। तो मेरे को बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 200। तो यार ये हो जाएगा 600/3, तो मतलब 200 ओम्स। टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। टोटल वोल्टेज आपको पता है, टोटल वोल्टेज कितना गिवन था क्वेश्चन में? 200। तो यार आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। करंट की वैल्यू V/R, तो ये हो जाएगा 200/200 विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। मेरे को करंट की वैल्यू चाहिए थी। करंट की वैल्यू क्यों चाहिए थी? क्योंकि पावर कंज्यूम्ड 1। भैया चेक करो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा सीरीज के लिए। मैंने आपको बताया था I²R1। आई की वैल्यू 1, R1 की वैल्यू 400/3। तो ये 400/3 वॉट्स यूज कर रहा है। पावर कंज्यूम 2 कितना हो जाएगा? I²R2। आई की वैल्यू 1 और R² की वैल्यू 200/3। तो ये हो जाएगा 200/3 वॉट्स। मैंने PC1 PC2 दोनों की वैल्यू निकाल ली। रेशियो बता दो, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 2:1। वेरी गुड, 2:1। बस किस्सा खत्म। चेक करो एक बार, ये क्वेश्चन क्लियर है मेंस लेवल का? यार किसी ने कुछ बताया नहीं? यस सर। डन। भैया क्या हो गया, थक गए आज क्या? बिल्कुल ऐसे डल रिस्पॉन्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया, थोड़ी एक्टिवनेस दिखा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घबरा जाओ। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है। इलेक्ट्रिक केटल में, शायद ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, देख लो फिर से। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है और इलेक्ट्रिक केटल में दो कॉइल्स हैं। मैंने सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट कॉइल यूज करी है, मैंने सेकंड कॉइल को चालू ही नहीं किया। मैंने जब फर्स्ट कॉइल को यूज किया तो यार ये पानी को बॉईल कर रहा है। कितनी देर में बॉईल कर रहा है ये पानी को? ये बॉईल कर रहा है 6 मिनट्स में। फिर मैंने क्या किया? फर्स्ट कॉइल को बंद किया, सेकेंड कॉइल को चालू किया। सेकेंड कॉइल ने पानी कितनी देर में बॉईल करके दिया? 8 मिनट्स में बॉईल करके दिया। भैया रिपीट, इलेक्ट्रिक केटल में दो कॉइल्स हैं, मैंने सिर्फ पहले कॉइल को रन किया, चालू किया, तो इसने पानी बॉईल किया 6 मिनट्स में। वेरा सिर्फ सेकेंड कॉइल ने पानी कितनी देर में बॉईल किया? 8 मिनट्स में। आपको बताना है कि अगर मैं दोनों कॉइल्स को साइमल्टेनियसली, बोथ कॉइल्स को एक साथ चालू कर रहा हूं, बोथ कॉइल्स आर स्विच्ड ऑन, तो अब पानी कितनी देर में गर्म होगा? हमें टाइम फाइंड करना है कि अब पानी कितनी देर में गर्म होगा। लेकिन दो केसेस हैं। सबसे पहला केस क्या है कि यार मैंने दोनों कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, और सेकंड केस क्या है कि यार मैंने दोनों कॉइल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। एक बार खुद से ट्राई करो, क्या अप्रोच लगा सकते हो, क्या करना है। बस मेरे को इतना बता दो, क्वेश्चन क्लियर है या क्वेश्चन क्लियर नहीं है? क्लियर। डन। तो ट्राई करो भैया इसको, एक बार देखो खुद से क्या अप्रोच लगा सकते हो। 1 मिनट देना यार मेरे को, क्या हो गया शिट।
यार सॉल्व करना चालू करे क्या? चलो आओ तो सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। यार अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो मतलब हमें कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ही चाहिए। एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कुछ ना कुछ। भाई पहले वाले कॉइल ने वो हीट 6 मिनट्स में प्रोवाइड कर दी, वेर सेकेंड कॉइल ने को सेम हीट देनी है पानी को गर्म करने के लिए, तो सेम ही हीट देनी है, लेकिन ये सेकेंड वाला कॉइल वो सेम अमाउंट ऑफ हीट कितनी देर में प्रोवाइड कर रहा है? 8 मिनट्स में। तो यार बस यही कर दो एक तरीके से। सबसे पहले मैं ये लिख सकता हूं कि हीट प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट कॉइल एंड हीट प्रोवाइडेड बाय द सेकेंड कॉइल, ये दोनों हीट जो चाहिए हमें वो सेम ही तो चाहिए। पानी गर्म करने के लिए चाहे पहला कॉइल को ऑन करूं या दूसरे कॉइल को ऑन करूं, भैया हीट तो सेम ही चाहिए पानी को गर्म करने के लिए। हीट का फॉर्मूला होता है I²RT या फिर V²/RT या VIT। तो जो फॉर्मूला आपको इजी लगे उससे सॉल्व कर दो। भैया मैं सजेस्ट करूंगा कि आप है ना सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करो, V²/RT वाला। बाकी मर्जी आपकी, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो मैंने यूज किया V²/R, इधर R1 होगा क्योंकि रेजिस्टेंस 1 की बात कर रहे हैं, इंटू T1। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ये V², क्योंकि इलेक्ट्रिक कैटल को तो सेम सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, इंटू T2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R2। यार इन दोनों का वोल्टेज सेम होगा, ये कट गया। T1 T2 की वैल्यू गिवन है, तो क्या आप इससे R1 और R2 के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हो? कितना रिलेशन है जरा कैलकुलेट करके बताओ, कितना रिलेशन आएगा? ये रिलेशन आ जाएगा T1/T2 मतलब 6/8। 6/8 का मतलब हो गया 3/4। पहले यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट? No. डन। अब आ जाते हैं कंडीशन पे जो क्वेश्चन में गिवन है। भाई क्वेश्चन में गिवन है कि हमने दोनों कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो जब मैंने दोनों कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा R1 R2। तो अब पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। यार चाहे मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करूं चाहे पैरेलल में, पानी गर्म करने के लिए जितनी हीट चाहिए थी वो तो अल्टीमेटली अभी भी सेम ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि पहले पानी गर्म करने के लिए सपोज मेरे को 10 जूल चाहिए तो इधर भी 10 जूल ही चाहिए होगा। सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो ऐसा थोड़ी है कि कम हीट चाहिए होगी, अभी भी कितनी हीट चाहिए होगी? 10 जूल ही। पैरेलल के केस में भी कितनी हीट चाहिए होगी? अभी भी 10 जूल ही चाहिए होगी। तो इसी चीज का एडवांटेज उठाओ। भाई मैं लिखूंगा कि अब यहाँ पे कितनी हीट होगी, सपोज H3। तो H3 की वैल्यू हो जाएगी V² टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R1 प्लस R2 इनटू टोटल टाइम। भैया आप कितना टाइम चाहिए इसे, इस इक्वल्स टू हीट सप्लाइड H1। इसको H1 से इक्वेट कर दो, H2 से, जिससे आपका मन करे उससे इक्वेट कर देना। मैं H1 से इक्वेट कर रहा हूं। तो H1 की वैल्यू कितनी थी? V²/R1 इंटू टाइम T1। भैया आप सारी वैल्यूज फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो और T3 की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है। चलो T3 कैलकुलेट करना चाहता हूं तो T3 3.4 मिनट। क्या, दोबारा बोलो। 3.4 मिनट। एक मिनट मेरे को चेक करने दो यार आंसर। नहीं यार गलत आ रहा है। 3.4 तो पैरेलल वाले का आ रहा है, अभी तो हम सीरीज वाला कैलकुलेट कर रहे हैं। बाकी मैं भी चेक कर लेता हूं, क्या पता कुछ गलती हो। T1/R1 और इधर हो जाएगा R1 प्लस R2। यार इस रिलेशन से मैं ये लिख सकता हूं कि R, 14 आ रहा है। बिल्कुल R1 हो जाएगा 3/4 इंटू R2। कितना आ रहा है आंसर फिर से बोलो? 14। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यार, T3 की वैल्यू आ जाएगी 14 मिनट्स। सब लोग चेक कर लो, कुछ डाउट लग रहा है तो पूछ लो। किसी के लिए कुछ रिपीट करना है? No. चलो डन। क्या पैरेलल वाला मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूं कैलकुलेट करने के लिए? Yes, sir. डन। बस मैं स्टेप लिख देता हूं, इधर भी वही हो जाएगा V²T4। यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिख देना पैरेलल का, वो होगा R1/R2 प्लस R2 इक्वल्स टू V²T1/R1। भैया सॉल्व करके T4 की वैल्यू फाइंड करना। आंसर लिख देता हूं, बाद में मैच जरूर करना। 3.43 मिनट्स।
Done, sir. डन, चलो बढ़िया। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चैप्टर ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है, क्वेश्चन क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई रिपीट, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसी एक मटेरियल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। हमें ग्राफ गिवन है, 4 ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल्स एंड करंट। आपको बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। भैया 4 ग्राफ गिवन है बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, आपको बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। भैया पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है। सेकंड ग्राफ भैया हमें गिवन है कुछ इस तरीके का। थर्ड ग्राफ हमें गिवन है एक स्ट्रेट लाइन, एंड लास्ट ग्राफ हमें गिवन है इस तरीके का। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। फॉर अ कंडक्टर of a particular material, drift velocity is directly proportional to square root of electric field across the conductor। तो हमें बताना है V और I के बीच में कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो सबसे पहले भैया क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। मेरे को बताओ, अगर ये मैं कंडक्टर कह रहा हूं, कंडक्टर के केस में याद रखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मेरे को बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला E.L हो जाता है। काव्य देखते हैं। रिपीट, भाई मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये मैंने कंडक्टर लिया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E/L। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया है। तो यार V और E मतलब एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भैया हमारा जो E और V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं कॉन्क्लूड ये भी कर सकता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल। कंफ्यूज मत हो जाना, इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इधर पोटेंशियल है। चेक करके बताओ पहले स्टेप में कोई डाउट? नो सर। डन। उसके बाद करंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कल ही बोला था याद रखने। करंट का फॉर्मूला क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में? NEAVT। वेरी गुड, NEAVD। तो यार यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ V। यार स्क्वायर रूट ऑफ V मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि I स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। भाई सबसे पहली चीज तो ये पता चल गई कि ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है, तो ग्राफ कर्व तो बनना ही चाहिए। तो बिगर देखे तो भैया C को तो एलिमिनेट ही कर दो। क्या ऑप्शन ए भी वैलिड होगा? ऑप्शन ए भी एक पैराबोलिक कर्व नहीं बन रहा है, पहले वैल्यू इंक्रीज फिर डिक्रीज ये सब नहीं हो रहा है, तो ए और सी तो एलिमिनेट हो गए, 50-50 तो हो ही गया। भैया बी और डी में से चेक करके बता दो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। मैथ्स वाले स्टूडेंट हो इतना तो पता ही होगा, आई स्क्वायर वी और आई स्क्वायर एक्स एक्सिस पे है तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? तो पीछे करना ऑप्शन। हाँ ये लो बिल्कुल हैरी। तो तो यार बिल्कुल सिंपल है, मेरे को बताओ वैल्यू ज्यादा किसकी चेंज होगी, मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा स्टीपली चेंज होगी? यार मैं आई का करंट। स्क्वायर करूंगा तो वी की वैल्यू मिलेगी, मतलब वी की वैल्यू ज्यादा स्टीपली चेंज होगी। तो बस सही बात है, इधर वी की वैल्यू स्टीपली चेंज हो रही है नहीं, इधर छोटे से आई इंक्रीज करने पे, हल्का सा आई इंक्रीज करने पे वी की वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी।
क्या कुछ रिपीट करना है किसी के लिए? नो सर। नो सर। चलो डन। बस यार बाकी सारे क्वेश्चन तो थोड़े से वैसे ही हैं, मतलब वैल्यूज अलग अलग हैं, कुछ है, बाकी मैं और कराता हूँ, देखते जाते हैं। 1 मिनट दो मेरे को और क्वेश्चन देखने दो, थोड़े अच्छे वाले जो हम डिस्कस कर सकें। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कराया हुआ है आपको। बाकी ये क्वेश्चन जनरली रेजिस्टेंस के टर्म्स में नहीं आता, ये क्वेश्चन हमेशा कैपेसिटेंस के टर्म्स में आता है। इनफाइनाइट लैडर वाला क्वेश्चन है, सब लोग चेक करना आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनफाइनाइट लैडर क्वेश्चन। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 1 ओम्स, हर जगह सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 1 ओम्स, यहाँ पे भी 1 ओम्स, फिर से यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम, इस तरीके से चीजें चलती जा रही है इनफाइनाइट तक। आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऑप्शंस दे रहा हूं, ए और बी के बीच में इनफाइनाइट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो इनफाइनाइट। सेकेंड ऑप्शन 2 ओम्स। थर्ड ऑप्शन भैया 1 + √5/2। और लास्ट ऑप्शन कि भैया 0। भैया आपको याद है ये क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर्स में कराया हुआ है आपको? यस सर। डन। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए, ट्राई करो, नहीं तो फिर मेथड तो मेरे को बताना ही है। बाकी मैं और क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, एक और क्वेश्चन मिल गया, चलो ये है क्वेश्चन। ठीक है। भाई लास्ट 1-2 मिनट सर और। निचली वाली ब्रांच में नहीं है कोई भी रेजिस्टेंस? नहीं सब में है, मैं बोल रहा हूँ ये इन्फानाइट तक चलते जा रहा है, नीचे वाली ब्रांच में किसी में नहीं है। बस यही 1 1 1 1 इस तरीके से, यहाँ पे भी 1। मैंने नीचे वाली में भी ले ली तो कोई मैच नहीं कर रहा। अच्छा नहीं नहीं, नीचे वाली में नहीं है, कुछ नहीं है, नीचे वाली ब्लैंक। फिर बस एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। चलो भैया मैं सॉल्व कराता हूँ। यार मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि हमेशा सर्किट वहां से कट कर दो जहां से चीजें रिपीटिव होना सी। शुरू हो रही है। कितना आ रहा है? सी। सी। मैं चेक कर लेता हूँ यार, मेरे को आंसर नहीं पता, 1 मिनट दो मेरे को। 23rd का आंसर है भाई बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। गुड। चलो मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं। मैंने आपको बोला था सर्किट को हमेशा वहां से तोड़ दो जहां से चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो रही है। तो 1 और 1, मैंने सर्किट को तोड़ा तो भैया ये यहां से चीजें रिपीट होना शुरू हो गई हैं। अंजना वेरी गुड। तो ये जो भी आ रहा है ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ रहे हैं। इस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट कितना अज्यूम करते हैं हम? कोई भी एक वेरिएबल आर। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेप्स शायद से, क्योंकि मैंने ये रैंकर्स वाली क्लास में कराया, रेगुलर क्लास में मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कराया नहीं कराया। कि अगर हम सर्किट को यहां से ब्रेक कर दे तो मेरे पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ रहे हैं, इनका कोई ना कोई आर इक्विवेलेंट आएगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि इनका आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर आ रहा है। तो हमारा फाइनल सर्किट डायग्राम अब कैसा बनेगा? हमारा फाइनल सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप से बन जाएगा कि भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया है हमारे पास आर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 1 ओम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 1 ओम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी।
अब मेरे को बताओ यार, ये जो 1 ओम है और ये जो आर है, ये किस में आ रहा है? पैरेलल में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका अब पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करूंगा। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आर डैश लिख देता हूं। भैया कितना आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन? आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 1। उसके बाद फिर से फाइनल सर्किट डायग्राम क्या बन जाएगा? भैया ये बनेगा कि ये है 1 ओम्स, ये हमारा आर डैश, ये ए और ये बी। अब मेरे को बताओ ये फाइनल किस में आ रहे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज। सीरीज में। तो फाइनल इक्वेशन लिख दो कि आर प्लस 1 ये हमें देगा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को आप फिर से आर से ही इक्वेट कर दोगे। सॉरी, आर डैश प्लस 1 इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस आर। टोटल रेजिस्टेंस आर ये जो आपने इनफाइनाइट के लिए अज्यूम किया था। रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लो। भैया पहले इनफाइनाइट के लिए अज्यूम किया रेजिस्टेंस आर, सर्किट को ब्रेक डाउन किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। मैं कह रहा हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर से किसके बराबर इक्वेट करना है? जो आपने इनफाइनाइट के लिए अज्यूम किया था। भैया इसको सॉल्व कर दो। आर डैश की वैल्यू थी आर अपॉन आर प्लस 1, प्लस 1 इज इक्वल टू आर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करके आर की वैल्यू बता दो बस। तो भैया इसको सॉल्व करोगे तो हमें साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सॉल्व करना है, सॉल्व आपको आता ही है। तो भैया मैच कर लेना, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जाएगा। क्या भैया ये चीजें हो जाएंगी कैलकुलेट? यस। चलो बढ़िया। दे दू नेक्स्ट क्वेश्चन अब? यस सर। चलो done। भैया क्वेश्चन की गहराइयों को समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल बैटरीज हैं। यहां लिखते चले जाता हूं जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है। टू आइडेंटिकल बैटरीज हमें गिवन है और इन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडेंटिकल बैटरीज है तो इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम्स और इसको हमने कनेक्ट किया है सीरीज के अंदर। यहां पे लिख रहा हूं, इसको हमने कनेक्ट किया है सीरीज के अक्रॉस, भैया अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। यार हीट प्रोड्यूस हो रही है और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है अक्रॉस आर, वो हमारे पास आ रहा है J1। पहले यहां तक चेक करो, क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? मैंने दो बैटरीज लिए, इस तरीके से इमेजिन करो, दो बैटरीज है, दोनों आइडेंटिकल है। इन दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया किसी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होगी। कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है? J1। अब क्लियर है यहां तक की इंफॉर्मेशन? यस सर। डन। फिर वो कह रहा है कि मैंने सेम, अब मैंने क्या किया, ये दोनों बैटरीज को पैरेलल कनेक्ट किया है अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। भैया कल ही कराया था ये वाला मतलब एक तरीके का पैरेलल कनेक्शन में किया है अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो यार अब की बार ये फिर से हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज J2। और हमें रिलेशन गिवन है एक कि J1 की जो वैल्यू है वो 2.25 J2 है। बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें बताना है कि भैया व्हाट इज द वैल्यू फॉर आर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया हुआ है एडवांस के, हमें वैल्यू ऑफ आर बतानी है। सर एक मेरा बार लैग हो गया था, फिर से रिपीट करना। हाँ फिर से रिपीट करता हूँ एरी। एरी सबसे पहला क्या किया, एक मिनट रुको आपको इस तरीके से समझाता हूं। एरी अज्यूम कर लो ये हमारे पास दो आइडेंटिकल बैटरीज हैं। ये दो आइडेंटिकल बैटरीज ली हमने और सीरीज में कनेक्ट की है पहले, और सीरीज में इसका पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसको कनेक्ट किया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। ये क्लियर हुआ? यस सर। ये इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है? J1। अब मैंने नेक्स्ट में क्या किया, इन दोनों बैटरीज को पैरेलल में लिया और इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। तो यार फिर से हीट प्रोड्यूस हो रही है। कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है? J2। हमें J1 और J2 दोनों के बीच में रिलेशन गिवन है, दैट इज 2.25। ये रिलेशन गिवन है, तो मेरे को बताना है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। ओके सर। डन। आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। केस 1 में सिनेरियो कुछ इस टाइप का चल रहा है। दो आइडेंटिकल बैटरीज
और इसको कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से। ईएमएफ खुद से अज्यूम कर लो, ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। भैया हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ J1। नेक्स्ट केस में क्या गिवन है कि दोनों बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। इस तरीके का डायग्राम गिवन है। अब इससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज J2, और हमें ये रिलेशन गिवन ही है, J1 इज इक्वल्स टू 2.25 J2। तो मेरे को बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। चलो भैया सबसे पहले मेरे को बताओ केस 1 में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? भाई कल ही किया है, आपको याद होना चाहिए। E1 इक्विवेलेंट plus ईएमएफ E2। कितना आएगा? E1 प्लस E2 हो जाता है इसमें, तो कितना आ जाएगा ये? 2E। मेरे को बताओ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है, कितना हो जाएगा ये? 2R। मेरे को बताओ फिर उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये? भाई टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R प्लस कैपिटल R। यहां तक स्टेप्स चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो यार। No, sir. डन। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो यार अब हमें ये सीरीज कनेक्शन में गिवन है, तो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है भैया? I²R × T। आई स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 2R प्लस कैपिटल R। प्लीज सब लोग चेक कर लेना किसी को कोई डाउट हो तो। इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू टाइम T। और हमें ये वैल्यू गिवन है, ये है J1। एरी क्या क्लियर है ये वाली चीज या रिपीट करना है? सर क्लियर है। डन। यार सिमिलरली अब सेकंड वाले केस में आ जाओ। सेकंड वाले केस में E इक्विवेलेंट कितना आएगा? यार E इक्विवेलेंट E के बराबर ही आएगा। R इक्विवेलेंट कितना आएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? भाई टोटल रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास R/2 प्लस कैपिटल R। ई इक्विवेलेंट मिल गया, आर इक्विवेलेंट मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। भैया हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो इधर फिर से I²R, तो इधर I की जगह लिखूंगा E डिवाइडेड बाय R+R/2 का होल, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, सॉरी, इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू R इंटू T। और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू J2 है। सर स्मॉल आर की वैल्यू 1 है। स्मॉल r की वैल्यू 1 है, वो लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना जब सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए तो। अब यार हमें पता है J1 इज इक्वल टू 2.25 J2। J1 की वैल्यू अभी पीछे कैलकुलेट करी इक्वेशन 1 में, J2 की वैल्यू अभी कैलकुलेट करी इक्वेशन 2 में। भैया सब्स्टिट्यूट कर दो सारी वैल्यूज, और बचा क्या कैलकुलेट करने का? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मानसी चेक करता हूं आंसर। मानसी सही है बिल्कुल आंसर, वेरी गुड यार। तो भैया J1 की वैल्यू लिख देता हूं। J1 की वैल्यू आई थी 2E डिवाइडेड बाय 2R प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू T इज इक्वल्स टू 2.25 इंटू J2 की वैल्यू, ये जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी यहां लिखी है भैया, E+R/R/2 का होल स्क्वायर इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटू टाइम। भैया सबसे पहले क्या क्या कैंसिल हो रहा है?
टाइम टाइम एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैंसिल हो गया, एक ईएमएफ कैंसिल हो गया, बाकी आप सॉल्व करते जाओ। भैया कैलकुलेट हो जाएगा ना ये वाला? कैलकुलेशन तो आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ। यस सर। डन। यार कैलकुलेट करना है, ये इसका आंसर आना चाहिए 4 ohms। ये लास्ट क्वेश्चन था, कैलकुलेशन अभी कंप्लीट करके चेक कर लो। आंसर आना चाहिए 4 ohms। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या डिस्कस करना चाहते हो? रिवीजन प्लान के अकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स है। नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। किसी को कोई और चैप्टर तो रिवाइज नहीं करना ना? भाई कोई फिर से कुछ नहीं बोला।